हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई, जिनमें से मेन लुईस लैंगमुर कंसेप्ट हमने पढ़ा और उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमने पढ़ी। नेक्स्ट थ्योरी जो दी गई बच्चों, दैट वाज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रपोज की हिटलर और लंदन ने इन 1927 और इसको फर्दर डेवलप किया पॉलिंग ने और दूसरे साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और दूसरा हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। तो पहले ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी एक स्टेबल बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, और वो किस तरह से, वो हम इस एनर्जी कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। तो सपोज हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, और ये जो है ना, दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, मतलब दोनों की आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर इनकी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है तो यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है वो भी मैं क्या कहूँगी, इनकी एनर्जी जीरो है। जब इनके आपस में इंटरेक्शन ही नहीं है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आती है, दिस इज जीरो, और इधर को एनर्जी पॉजिटिव और ये एनर्जी नेगेटिव। जब ये जो है ना एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, और अगर इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है तो कोई एनर्जी जो है यहाँ पर नहीं है। तो मान लो ये जो है ये जो लाइन है ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंडिकेट करती है। तो फिलहाल जब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी क्या है, मैक्सिमम है। अब सपोज ये क्या करते हैं, ये एटम्स को हम एक दूसरे के क्लोज लाते हैं, तो क्या होगा, एक दूसरे के क्लोज लाने से इनमें इंटरेक्शन डेवलप होगी। ठीक है, जैसे जैसे इनका डिस्टेंस कम होएगा, मतलब ये हाइड्रोजन ए एटम है, सपोज ये हाइड्रोजन बी एटम है, जैसे जैसे इनका डिस्टेंस कम होगा इनमें आपस में क्या होगी, इंटरेक्शन डेवलप होगी। ठीक है, अब इंटरेक्शन डेवलप हुई, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी जो है, अगर इंटरेक्शन डेवलप होती है तो एनर्जी इनकी कम होगी, और जो है इनको सपोज और इनको करीब लाते हैं तो क्या होगा, एक स्टेज ऐसी भी आएगी बच्चों जब इनमें इंटरेक्शन मैक्सिमम होगी। ठीक है, और जब इनमें इंटरेक्शन मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज्ड है वो क्या होगी, अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, इनकी एनर्जी रिलीज्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे ये एनर्जी रिलीज जो है वो मैक्सिमम होगी। अब ये जो डिस्टेंस है, मैं कह सकती हूँ यहाँ पे इस डिस्टेंस को जो है, मान लो मैं डी से डिनोट करती हूँ, ये वाली डिस्टेंस, और ये जो है दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन HA एंड HB। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यहाँ पर इनमें इंटरेक्शन मैक्सिमम है और एनर्जी इनकी सबसे कम है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को और क्लोज लाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये जो न्यूक्लियस हैं ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे और फिर रिपल्शन शुरू होगी, और रिपल्शन के कारण क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब
इस पॉइंट पर जब एनर्जी इनकी क्या है, लोएस्ट है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनकी ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, एनर्जी लोएस्ट है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना एक्चुअली वो बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है कोवलेंट बॉन्ड को। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड हमें क्या याद रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब एनर्जी रिलीज जो थी वो मैक्सिमम थी या सिस्टम की एनर्जी क्या थी, लोएस्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन डेवलप हुए बच्चों, आप उनको कैसे दिखाओगे। सपोज मेरे पास हाइड्रोजन ए एटम जो है, ये उसका न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में अट्रैक्शन पहले से ही प्रेजेंट था, अट्रैक्शन फोर्सेस पहले से प्रेजेंट थे, और ये HB और ये इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जब ये एक दूसरे के क्लोज आए तो नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुए ये, और सेम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुए यहाँ पर। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है सपोज। तो यहाँ पर आप देखो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 1 2 3 4। ठीक है, अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 4 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे आ गए टोटल। अब हमें पता है जहाँ पर भी अट्रैक्शन आएगी वहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी, राइट। अब जब ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं ना बच्चों, तो वहाँ पर अट्रैक्शन के साथ साथ एक और फोर्स आ रहा है, दैट इज कमिंग इनटू प्ले, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, अब जैसे ये हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो आपको पता है लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये रिपल्शन इनमें डेवलप हुई। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसका और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी डेवलप हो रहे हैं साथ साथ। और कितने हैं ये फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, आप देख रहे हो, ये 2 ही आए। अब रिपल्सिव फोर्सेस दे लीड टू इंक्रीज इन एनर्जी, और जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन के केस में अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो ज़्यादा हैं देन रिपल्शन फोर्सेस, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, और इसलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्यों बनता है, हाइड्रोजन में H बॉन्ड बना, और उस H बॉन्ड बनने के कारण क्या हुआ, सिस्टम की एनर्जी कम हुई। कहाँ गई वो एनर्जी, एक्चुअली वो एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, तो उस एनर्जी रिलीज के कारण H2 मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, और इसलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पॉसिबल है। अब क्या हम इस एनर्जी कंसीडरेशन से हीलियम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो देखते हैं। सपोज बच्चों मेरे पास ये एक हीलियम एटम और ये उसका 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे दूसरा हीलियम और उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये जो हीलियम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो सपोज ये जो हीलियम ए एटम है उसके इलेक्ट्रॉन, और ये हीलियम बी एटम है, सपोज उसके इलेक्ट्रॉन्स EB से मैं डिनोट कर देती हूँ। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अट्रैक्शन, अब जो अट्रैक्शन पहले से थी बच्चों हम उसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होंगे सिर्फ मैं उन्हें ही दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखो ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसको और क्लैरिटी से बनाते हैं। आप कह सकते हो बच्चों यहाँ पे
ये एक अट्रैक्शन फोर्सेस और ये एक नए अट्रैक्शन फोर्सेस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर ये एक अट्रैक्शन और ये एक अट्रैक्शन, ठीक है। न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस मैं ले रही हूँ सिर्फ। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो नए डेवलप हुए वो कितने थे, 4, ठीक है। अब रिपल्सिव फोर्सेस, अब क्योंकि ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना, जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये रिपेल भी करेंगे एक दूसरे को लाइक चार्जेस। सिमिलरली जो है ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। और बच्चों ये भी तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन सीधे इसको रिपेल करे और ये इसको रिपेल करे, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आप देख रहे हो कितने हुए, 1, ठीक है, 2, फिर ये 3rd और ये वाला 4th और ये 5th, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ रिपल्शन कितने आ गए, 5। अब आपको पता है रिपल्सिव फोर्सेस लीड्स टू इंक्रीज इन एनर्जी, और जहाँ एनर्जी इंक्रीज होगी वहाँ पे क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी। मतलब अनस्टेबिलिटी का मतलब ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होते हैं हीलियम मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए हीलियम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये तो था बच्चों एनर्जी कंसिडरेशन। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बन रहा है, दैट इज फाउंड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब एनर्जी कम से कम होगी तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं देन रिपल्सिव फोर्सेस तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस कंसेप्ट में क्या कहा गया, इसमें कहा गया बच्चों कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मान लो मैं हाइड्रोजन का ही एग्जांपल ले रही हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और इस तरह से यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, सो दैट इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो पेयर अप हो जाएं, और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, ठीक है ना, कि कोवेलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जिनके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है विद अपोजिट स्पिन। तो मान लो ये हाइड्रोजन का एक एटम है, दूसरा एटम है, इस तरह से ओवरलैप करके इन्होंने बना दिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हो गया ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बच्चों इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, सपोज मेरे पास ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, एक ऑर्बिटल, मान लो ये दूसरा हाइड्रोजन है और उसका ये ऑर्बिटल और उसमें 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हमने ये इलेक्ट्रॉन दिखाना है विद अपोजिट स्पिन और फिर इसको ऐसे ओवरलैप कर देना है। तो इस तरह से मेरे पास H सिंगल बॉन्ड H, ये फॉर्मेशन हो गई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। और भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सपोज HCl फॉर्मेशन हमने एक्सप्लेन करनी है, बॉन्डिंग, तो कैसे करेंगे हम, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो इसका हम एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देंगे 1s1,
और जो क्लोरीन है, क्लोरीन में भी मैं केवल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। 3s2 ये होता है और 3p5 और p5 में भी बच्चों इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से होंगे। 3s ये 2 है और ये 3p5 है। आप देख रहे हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इन दोनों की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। और इस तरह से ये ओवरलैपिंग से हमारे पास H सिंगल बॉन्ड Cl ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इसी तरह से आप जो है O2 मॉलिक्यूल में भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग दिखा सकते हो। मान लो हमारे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का भी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2s2 2p4 इस तरह से दिखा देंगे बच्चों हम 1 2 3 और ये 4 2p4 और ये 2s2। दूसरा ऑक्सीजन उसके पास भी 2s2 और यहाँ पर 2p2 और ये वाले इलेक्ट्रॉन हम दिखा देंगे विद अपोजिट स्पिन। अब ओवरलैपिंग आप देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग ये इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, और ये इस तरह से। तो ये ओवरलैपिंग से हमारे पास आप इनको तो O डबल बॉन्ड O इस तरह से बॉन्डिंग दिखा सकते हो। तो ये तो था एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये था बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसमें हमने दो कंसेप्ट कंसीडर किए हैं, एक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी और दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो आपके पास हमारे s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो किस तरह का वो बॉन्ड बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में और एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के रिस्पेक्ट में समझ आ गया होगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।